जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में शायद ये एक कपड़ा लगे, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। ये तो समझिए 1000 साल की कहानियों का ताना बाना है। इसी में बुनी है राजाओं की जीत की दास्तानें, कलाकारों का कमाल का हुनर, और हाँ, उन लाखों करोड़ों आम लोगों की जिंदगियां भी, जिन्होंने मिलकर हमारे इतिहास को वो रूप दिया जो आज हमारे सामने। 700 से लेकर 1750 के बीच का वो लंबा समय, यही वो दौर था जब बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य बने और फिर वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए। इसी दौर में आई नई नई टेक्नोलॉजी, जिसने समाज का पूरा ढांचा ही बदल डाला। और सबसे दिलचस्प बात, अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिली, घुलीं, और फिर कला और ज्ञान के ऐसे ऐसे नए रूप सामने आए जिनकी हम आज भी बात करते हैं। 1000 साल, ये सुनने में ही कितना लंबा लगता है ना? जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त में कोई जगह, कोई समाज कितना बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं सन 700 से 1750 के बीच के भारतीय उपमहाद्वीप की। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो नक्शों, शब्दों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आए जबरदस्त बदलावों की एक पड़ताल है। तो चलिए साथ मिलकर समय में पीछे चलते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर इन दो नक्शों को देखिए। हैं तो दोनों एक ही जगह के, भारतीय उपमहाद्वीप के, लेकिन अरे भाई, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाला जो 12वीं सदी का है, उसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ है और श्रीलंका एक बड़े से द्वीप की तरह सबसे ऊपर दिख रहा है। दूसरा, जो लगभग 600 साल बाद बना, वो हमें काफी जाना पहचाना लग रहा है। तो सवाल ये है कि इन 600 सालों में क्या सिर्फ नक्शा बनाने का तरीका बदला, या फिर दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया? अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ ड्राइंग बनाने का अलग अलग स्टाइल नहीं है, नहीं, ये दुनिया को समझने का ही एक बिल्कुल अलग नजरिया है। जब इतिहासकार पुराने दस्तावेजों, नक्शों और लेखों को पढ़ते हैं ना, तो उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हर जानकारी का मतलब, उसका संदर्भ समय के साथ बदलता रहता है। मतलब ये सिर्फ एक अलग नक्शा नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। अच्छा, तो नक्शे बदल गए, पर क्या सिर्फ नक्शे ही बदले? नहीं, शब्द भी बदले, उनके मतलब भी बदल गए। और जरा सोचिए, अगर भाषा और उसके मतलब ही बदल जाएं, तो फिर पुराने जमाने के दस्तावेजों को समझना कितना बड़ा चैलेंज होगा, है ना? चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ आम से लगने वाले शब्दों के मायने वक्त के साथ पूरी तरह से पलट गए। चलो हिंदुस्तान शब्द को ही ले लेते हैं। आज हमारे लिए इसका मतलब साफ है, भारत, हमारा देश, एक मॉडर्न नेशन स्टेट। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। 13वीं सदी में एक इतिहासकार थे, मिन्हाज-ए-सिराज। जब उन्होंने हिंदुस्तान कहा तो उनका मतलब था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका। फिर 16वीं सदी में बाबर आए। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और कल्चर को बताने के लिए किया। तो देखिए कैसे एक ही जगह की पहचान समय के साथ बनती और बदलती रहती है। एक और मजेदार उदाहरण है विदेशी शब्द का। आज हमारे लिए विदेशी मतलब कोई जो इंडियन नहीं है, सिंपल। पर मध्य युग में विदेशी का मतलब होता था कोई भी अजनबी, जो उस गांव या समाज का हिस्सा न हो। मतलब एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला एक विदेशी हो सकता था, भले ही दोनों का धर्म या जाति एक ही क्यों ना हो। तो ये एक सोशल पहचान थी, नेशनल नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि इतिहासकारों को बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है। वो आज के शब्दों और उनके मतलबों को सीधे सीधे अतीत पर लागू नहीं कर सकते। उन्हें ये समझना होता है कि उस जमाने के लोगों के लिए उन शब्दों का क्या मतलब था। यही तो असली हिस्टोरिकल जासूसी का काम है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार ये सब करते कैसे हैं? मतलब वो अतीत की कहानी को फिर से जोड़ते कैसे हैं? वो कौन से सुराग इस्तेमाल करते हैं? आइए अब उन स्रोतों पर एक नजर डालते हैं जो हमें इन 1000 सालों की कहानी बताते हैं। इतिहासकार अतीत की इस पहेली को जोड़ने के लिए कई तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। पुरानी सिक्के हो गए, पत्थरों पर खुदे शिलालेख, पुरानी इमारतें और हाँ, सबसे जरूरी लिखित रिकॉर्ड्स। और पता है, इस दौर में एक तरह की क्रांति हुई। कागज सस्ता और आसानी से मिलने लगा था, जिससे लिखी हुई जानकारी का जैसे सैलाब आ गया। उस जमाने में जाहिर प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो लिपिक या नकल नवीस होते थे जो हाथ से पांडुलिपियों की कॉपी बनाते थे। जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये बहुत मेहनत का काम था। अरे अगर कभी किसी दोस्त का होमवर्क कॉपी किया हो तो पता ही होगा कि 100% एक जैसा लिखना कितना मुश्किल होता है।
और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कॉपी करते करते ये लिपिक अनजाने में छोटे मोटे बदलाव कर देते थे। यहाँ एक शब्द बदल दिया, वहाँ कोई लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी। और सोचिए, सदियों तक जब एक कॉपी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कॉपी बनती गई, तो ये छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े हो गए होंगे। एक ही किताब के कई अलग अलग वर्जन तैयार हो गए। कई बार तो असली लेखक की लिखी हुई ओरिजिनल कॉपी मिलती ही नहीं। ये इतिहासकारों के लिए एक असली पहेली बन जाती। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ज़ियाउद्दीन बर्नी का। उन्होंने अपना पहला इतिहास 1356 में लिखा, फिर 2 साल बाद उसी का एक दूसरा वर्जन लिखा, और सालों तक मतलब 1971 तक इतिहासकारों को पता ही नहीं था कि इसका पहला वर्जन भी मौजूद है। वो कहीं किसी बड़ी सी लाइब्रेरी के कलेक्शन में दबा पड़ा था। सोचिए जरा, एक खोई हुई किताब के मिल जाने से इतिहास की हमारी समझ पूरी तरह से कैसे बदल सकती है। तो सिर्फ शब्द और नक्शे ही नहीं बदल रहे थे, ये 1000 साल का दौर, अरे ये तो बड़े बड़े सामाजिक और तकनीकी बदलावों का भी गवाह बना। चलिए देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या नया आया। इन 1000 सालों में उपमहाद्वीप में हर तरफ नई नई चीजें आ रही थीं। सोचिए, खेतों में सिंचाई के लिए फारसी पहिया आ गया, कपड़ा बनाने के लिए चरखा, और लड़ाइयों में बूम, बारूद वाले हथियार। और सिर्फ यही नहीं, हमारी प्लेट में भी क्रांति हो रही थी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी चीजें बाहर से आईं, और ये सारे बदलाव आए नए लोगों और उनके नए आइडियाज के साथ। ये है वो फारसी पहिया। देखने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इस एक आविष्कार ने खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसने सिंचाई को इतना आसान और असरदार बना दिया कि ज्यादा फसलें उगने लगीं, और जब ज्यादा फसलें उगीं तो बस्तियां बढ़ी हुईं और नए नए शहर बसे। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक नई तकनीक पूरे समाज की किस्मत बदल सकती है। ये सारे बदलाव आए कैसे? लोगों की आवाजाही से। लोग काम की, मौकों की तलाश में दूर दूर तक सफर कर रहे थे। इन्हीं में से एक ग्रुप था राजपूतों का। ये नाम राजपुत्र से निकला, मतलब राजा का बेटा। पर वक्त के साथ ये शब्द उन योद्धाओं के पूरे समूह के लिए इस्तेमाल होने लगा जो खुद को क्षत्रिय बताते थे। तो इतने सारे बदलाव, नक्शे, शब्द, टेक्नोलॉजी, समाज। अब सवाल ये है कि इतिहासकार इतने लंबे और उलझे हुए समय को समझने लायक हिस्सों में, या कहें कि युगों में, कैसे बांटते हैं। इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए, 19वीं सदी के बीच में ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने भारत के इतिहास को सीधे सीधे 3 हिस्सों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये बंटवारा इस सोच पर आधारित था कि राजा का धर्म ही इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है, और बाकी सब कुछ, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, वो सब वैसा ही रहा, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात सही है? क्या सिर्फ राजा का धर्म ही पूरे एक जमाने की पहचान बन सकता है? उन करोड़ों आम लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आ रहे थे, उनका क्या? अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, क्या वो सब मायने नहीं रखते? ये नजरिया तो उपमहाद्वीप की जबरदस्त डाइवर्सिटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। और बस इसीलिए आज के ज्यादातर इतिहासकार इस पुराने बंटवारे को सही नहीं मानते। वो राजा के धर्म के बजाय बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि खेती करने के तरीके कैसे बदले, शहर कैसे बने और कैसे उजड़े, और बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय और पतन कैसे हुआ। ये इतिहास को देखने का एक कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा तरीका है। तो हमने 1000 साल के बदलावों की एक झलक देखी, कैसे नक्शे बदले, शब्द बदले, और देखते ही देखते पूरी दुनिया ही बदल गई। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, आज से सैकड़ों साल बाद जब इतिहासकार हमारे समय को देखेंगे तो वो हमारे इस दौर को किस नाम से जानेंगे? हमारे युग की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? सोचने वाली बात है ना? 7वीं शताब्दी के बाद भारत का नक्शा, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल रहा था। बड़े बड़े साम्राज्य टूट रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे नए एम्बिशियस राजा। तो सवाल ये उठता है कि ये नए शासक आखिर थे कौन और ये सत्ता में आए कैसे? चलिए इस दिलचस्प दौर को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, ये वो दौर था जब पॉलिटिकल उथल-पुथल मची हुई थी। कोई एक सेंट्रल पावर, कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा हो। और जब ऐसा पावर वैक्यूम बनता है तो क्या होता है? जाहिर है, जो स्थानीय सरदार और राजवंश होते हैं उन्हें ऊपर उठने और सत्ता पर कब्जा करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। तो सवाल ये है कि ये नए राजवंश आए कहाँ से? क्या ये कहीं से अचानक प्रकट हो गए?
नहीं, इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही दिलचस्प सोशियो पॉलिटिकल सीढ़ी में, जिस पर चढ़ने का हुनर कुछ लोगों ने बखूबी सीख लिया था। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं सामंत। अब ये सामंत थे कौन? सोचिए, ये उस समय के बड़े बड़े जमींदार या वॉरियर चीफ हुआ करते थे, जो किसी बड़े राजा के अंडर काम करते थे। उनका काम था राजा को जरूरत पड़ने पर मिलिट्री सपोर्ट देना और बदले में राजा उन्हें जमीन या कोई पद दे देता था। लेकिन जाहिर है, हर कोई हमेशा किसी के नीचे काम करके खुश नहीं रहता, खासकर जब वो एम्बिशियस हों। इन सामंतों को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एक साफ रास्ता दिखाई दे रहा था। ये कोई एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी धीमी चढ़ाई थी। शुरुआत होती थी राजा के वफादार बन के सेवा करने से, लेकिन पर्दे के पीछे अपना गेम चल रहा होता था। चुपचाप दौलत और सैन्य ताकत बढ़ाई जा रही होती थी। जब ये काफी शक्तिशाली हो जाते तो खुद को महासामंत जैसे बड़े बड़े टाइटल देने लगते, और फिर सही मौके का इंतजार करके आखिरी कदम उठाते थे, अपने पुराने मालिक से पूरी तरह आजादी का ऐलान। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रकूट चीफ दंतीदुर्ग। उन्होंने अपने चालुक्य राजा को हराकर एक नए और शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी। ये एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था कि कैसे एक अधीनस्थ एक संप्रभु शासक बन सकता है। अच्छा, अब जब कोई राजा बन गया तो सबको बताना भी तो पड़ेगा, है ना? तो अपनी नई हैसियत का ढिंढोरा पीटने के लिए इन नए राजाओं ने अपनाए बड़े बड़े भारी भरकम टाइटल्स, जैसे महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीनों लोकों का स्वामी। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि अब हम ही बॉस हैं। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े टाइटल रखने से तो राज चलता नहीं है। राज चलाने के लिए चाहिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और पैसा, बहुत सारा पैसा। तो चलिए देखते हैं कि इन राज्यों ने ये सब कैसे मैनेज किया। तो फिर वही बड़ा सवाल, पैसा कहाँ से आएगा? सेना रखनी है, बड़े बड़े किले बनवाने हैं, शानदार मंदिर भी खड़े करने हैं। इन सब में तो बहुत खर्च आता है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा था? जवाब सीधा है, टैक्स से। ये पैसा किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से वसूला जाता था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चोल शिलालेखों में 400 से भी ज्यादा तरह के टैक्स का जिक्र मिलता है, जैसे कि वेट्टी, जो एक तरह का जबरदन करवाया जाने वाला काम था, और कदम्मई, जो जमीन पर लगने वाला टैक्स था। ये दिखाता है कि इकोनॉमी कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। पर राज चलाना सिर्फ लेना ही नहीं होता, देना भी पड़ता है। राजा अक्सर ब्राह्मणों को जमीनें दान में देकर खुश रखते थे, और ये सारे दान तांबे की प्लेटों पर बड़ी सावधानी से दर्ज किए जाते थे। ये प्लेट सिर्फ दान का सबूत नहीं थी, बल्कि राजा की ताकत का एक ऑफिशियल परमानेंट रिकॉर्ड भी थी। अपनी इमेज बनाने के लिए राजा एक और चीज का इस्तेमाल करते थे, प्रशस्ति। इसे आप उस जमाने का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। ये दरबारी कवियों से लिखवाई गई तारीफें होती थीं, जिनमें राजा को एक बहादुर और महान योद्धा की तरह दिखाया जाता था। अब इन सब बातों को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक ऐसे राजवंश की बात करते हैं जिसने इस पूरे प्लेबुक में महारत हासिल कर ली थी। हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली चोल साम्राज्य की। उनका उदय और शासन इस दौर को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। विजयालय, राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे महान राजाओं के दौर में चोल एक छोटी सी ताकत से बढ़कर एक बहुत बड़ा समुद्री साम्राज्य बन गए। और उनकी ताकत का सबूत ये शानदार गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, उनकी पावर और विजन का प्रतीक है। चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का था, खासकर उनका लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने जमीन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ था। किसानों की जमीन को वेलन वगाई कहते थे, ब्राह्मणों को दान दी गई जमीन ब्रह्मदेय कहलाती थी, स्कूल के लिए दी गई जमीन शाला भोग। हर चीज के लिए एक सिस्टम था। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज समाज की तस्वीर दिखाता है। और ये सिस्टम सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर तक फैला हुआ था। किसानों के गांवों को उर कहते थे, और कई उर मिलकर बनाते थे नाडू। ये नाडू ही लोकल लेवल पर सब कुछ मैनेज करते थे, इंसाफ करने से लेकर सबसे जरूरी काम टैक्स वसूलने तक। लेकिन चोलों की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। उनका कल्चर और टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा और स्थायी योगदान रहा। चोलों का टैलेंट दो चीजों में साफ झलकता है, आर्ट और इंजीनियरिंग। एक तरफ है उनकी लाजवाब कांस्य की मूर्तियां जो आज भी दुनिया की बेस्ट मानी जाती हैं, उनकी कला का बेहतरीन नमूना, और दूसरी तरफ है उनकी कमाल की इंजीनियरिंग, जैसे कि सिंचाई के लिए बनाए गए ये स्लूइस गेट।
और उनके जो बड़े बड़े मंदिर थे ना, वो सिर्फ पूजा पाठ की शांत जगह नहीं थी। अरे नहीं, वो तो असल में शहर के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हब हुआ करते थे। इन मंदिरों की वजह से कारीगरों, पुजारियों, संगीतकारों, नर्तकियों और न जाने कितने ही लोगों को काम मिलता था। ये मंदिर सच में पूरी कम्युनिटी का दिल थे। चोलों की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल तो शायद उनके इरिगेशन सिस्टम में दिखता है। उन्होंने नहरों, तालाबों और गेट्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो बहुत असरदार था। ये सिस्टम इतना जबरदस्त था कि कुछ इलाकों में किसान साल में एक नहीं बल्कि दो फसलें उगा पाते थे। और जाहिर है, ज्यादा फसल मतलब ज्यादा पैसा और साम्राज्य की तरक्की। तो एक सामंत के राजा बनने के सफर से लेकर चोलों की शानदार विरासत तक, ये दौर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन मध्ययुगीन राज्यों ने जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक नींव रखी, उसका असर आज के भारत पर किस तरह और कितना गहरा है। दिल्ली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक शहर? नहीं, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक साम्राज्य का दिल था। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक का सेंटर बन गया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या बस लड़ाइयां जीत लेने से कोई साम्राज्य खड़ा हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति, कोई बड़ा खेल होता है शासन का? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, और इस सवाल का जवाब हमें दिल्ली की कहानी में ही मिलता है। देखिए, दिल्ली हमेशा से सत्ता का केंद्र मतलब पावर सेंटर नहीं थी। इसकी कहानी तो एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है और एक विशाल साम्राज्य के दिल की धड़कन बनने तक जाती है। आइए समझते हैं कि ये जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो दिल्ली के इस सफर की शुरुआत सल्तनत से भी पहले हो चुकी थी। इसकी किस्मत कह सकते हैं बहुत पहले से ही चमकने लगी थी। चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं। देखिए, 12वीं सदी की बात है। तोमर राजपूतों ने दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी बनाया। उनके बाद आए चौहान, और चौहानों के दौर में तो दिल्ली एक कमर्शियल हब, एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बन गई। यहाँ अमीर जैन व्यापारी रहते थे, यहाँ सिक्के ढाले जाते थे, मतलब व्यापार जोरों पर था। इसने दिल्ली को एक मजबूत इकोनॉमिक सेंटर बना दिया था। और फिर इतिहास का पहिया ऐसा घुमा कि सब कुछ बदल गया। 13वीं सदी की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ इस इलाके की सियासत बल्कि समाज को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सल्तनत के जो शुरुआती सुल्तान थे, जिन्हें हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, उनका सारा ध्यान अपनी सत्ता को मजबूत करने पर था। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक सबने मिलकर इस नई सल्तनत की नींव रखी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इल्तुतमिश के बाद तख्त पर बैठी उनकी बेटी रज़िया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जहां माना जाता था कि हुकूमत करना सिर्फ और सिर्फ मर्दों का काम है, उस दौर में रज़िया एक महिला सुल्तान बनकर तख्त पर बैठ गईं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक महिला का शासक बनना नहीं था, ये उस वक्त के पूरे सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को एक खुली चुनौती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने के बड़े इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने खुद लिखा है कि रज़िया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल और योग्य थीं। सोचिए, लेकिन फिर भी दरबार के जो अमीर थे, जो सरदार थे, वो एक औरत को अपनी हुक्मरान मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी काबिलियत धरी की धरी रह गई और सिर्फ 4 साल में उन्हें तख्त से हटा दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में काबिलियत से ज्यादा ये मायने रखता था कि आप मर्द हैं या औरत। अच्छा, रज़िया के सामने जो मुश्किलें आईं, वो तो बस एक शुरुआत थी। सल्तनत का असली विस्तार तो खलजी और तुगलक राजवंशों के दौर में हुआ। अब साम्राज्य इतना फैल गया था कि एक नया सवाल खड़ा हो गया, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कैसे किया जाए? और इसका जवाब मिला कुछ बहुत ही इनोवेटिव नए प्रशासनिक तरीकों में। इन्हीं में से एक कमाल का तरीका था बंदगान का इस्तेमाल। अब ये बंदगान कौन थे? ये खास गुलाम होते थे जिन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सुल्तानों की सोच देखिए, उनका मानना था कि जिस गुलाम को उन्होंने खुद पाला पोसा है, वो उनके सगे बेटों से भी ज्यादा वफादार निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वफादारी किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान से होगी। और इसी भरोसे के चलते इन बंदगानों को बड़े से बड़े राजनीतिक और सैनिक पद दिए जाते थे। अब दूसरा बड़ा इनोवेशन था इक्ता सिस्टम।
देखिए, दूर दराज के इलाकों पर काबू रखना आसान नहीं था, तो सुल्तानों ने क्या किया? उन्होंने जमीन के एक हिस्से को, जिसे इक्ता कहते थे, अपने मिलिट्री कमांडरों को सौंप दिया। इन कमांडरों को कहा जाता था मुक्ति। अब ये सिर्फ सैलरी देने का एक तरीका नहीं था, ये असल में साम्राज्य के कोने कोने पर कंट्रोल रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। तो ये मुक्ति करते क्या थे अपने एकता में? सीधी सी बात है, वो वहाँ मिलिट्री कैंपेन चलाते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते और सबसे ज़रूरी, वो टैक्स वसूलते थे। और इसी टैक्स के पैसे से वो अपनी सेना को सैलरी देते थे और अपना खर्च भी चलाते थे। है ना एक स्मार्ट सिस्टम? मतलब लोकल लेवल पर पावर तो दी गई, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल था वो हमेशा दिल्ली में बैठे सुल्तान के हाथ में ही रहता था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन, इसके लिए पैसा कहाँ से आता था? जाहिर है, इसका सारा बोझ आम लोगों पर पड़ता था। खासतौर पर अलाउद्दीन खलजी जैसे सुल्तानों ने तो 3 तरह के भारी भरकम टैक्स लगा दिए। एक था खेती पर खराज, मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका 50% सीधा सल्तनत को जाएगा। सोचिए। फिर मवेशियों पर टैक्स, और हद तो ये कि घरों पर भी टैक्स लगा दिया। सल्तनत की शान और शौकत की कीमत आम आदमी चुका रहा था। तो एक तरफ सल्तनत अंदरूनी चुनौतियों से निपट रही थी, लेकिन अब दरवाजे पर एक और बहुत बड़ा, बहुत भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। और वो खतरा थे मंगोल। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में जो तबाही मचाई थी, उसकी कहानियां दूर दूर तक पहुंच चुकी थीं, और अब वो दिल्ली की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। ये जो लगातार हमलों का डर था, ये सल्तनत के 2 सबसे शक्तिशाली सुल्तानों, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, के दौर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। तो सवाल ये है कि इन दोनों सुल्तानों ने इस खतरे का सामना कैसे किया? और यहीं पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अलाउद्दीन ने एक डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, दिल्ली में सिरी नाम का एक नया किला बनवाया और भारी टैक्स लगाकर सैनिकों को कैश में सैलरी दी। दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। उन्होंने मंगोलों पर हमला करने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली को खाली करवाकर सैनिक छावनी बना दिया और एक टोकन करेंसी चलाई, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई। नतीजा, एक की रणनीति काम कर गई और दूसरे के फैसलों ने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। हाँ, तो मोहम्मद तुगलक के जो बड़े-बड़े एम्बिशियस प्लान्स थे, वो जब एक के बाद एक फेल हुए, तो उन्होंने सल्तनत को बुरी तरह कमजोर कर दिया। और कह सकते हैं कि यहीं से उस विशाल साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई। वो धीरे धीरे बिखरने लगा। तुगलकों के बाद दिल्ली सल्तनत का वो विशाल साम्राज्य, वो अब एक नहीं रहा, वो कई टुकड़ों में बट गया। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, ये सब नए आज़ाद राज्य बन गए। और इसी उथल-पुथल के माहौल में शेर शाह सूरी जैसे नए ताकतवर शासकों को मौका मिला, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके अपना शासन शुरू किया। सल्तनत ने अपनी आखिरी सांसें सैयद और लोधी राजवंशों के समय में ली, लेकिन तब तक जो सल्तनत कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैली थी, वो सिर्फ दिल्ली और आगरा तक सिमट कर रह गई थी। और फिर आया साल 1526, जब इतिहास के मंच पर एक नई जबरदस्त ताकत ने कदम रखा, मुगल। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दिल्ली सल्तनत 1526 में खत्म तो हो गई, पर क्या उसकी हर चीज खत्म हो गई? उसके तौर तरीके, उसके विचार, क्या वो भी गायब हो गए? जरा सोचिए। इक्ता सिस्टम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, या फिर एक इतने बड़े मल्टीकल्चरल साम्राज्य को चलाने का जो एक्सपीरियंस था, ये सब एक विरासत की तरह मुगलों को मिला। तो शायद एक साम्राज्य कभी पूरी तरह से मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है। लगभग 2 सदियों तक मुगल राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप जैसे विशाल और विविध इलाके पर साम्राज्य बनाने की कला को एकदम मास्टर कर लिया था। उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो इतना असरदार था कि उनके जाने के बाद भी जो शासक आए वो भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम आज इन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। फिर उन्होंने जीत और अपने वंश के दम पर नींव कैसे रखी। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन यानी प्रशासन कैसे काम करता था। सबको साथ लेकर चलने की उनकी नीति क्या थी। और आखिर में इस शानदार इमारत में दरारें कैसे पड़ने लगीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुगलों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी।
सवाल ये था कि इतने बड़े उपमहाद्वीप पर शासन कैसे किया जाए। एक ऐसी जगह जहां अनगिनत संस्कृतियां और लोग रहते हों, उन्हें एक साथ कैसे रखा जाए। और मुगलों का असर इतना गहरा था कि उनकी विरासत, जैसे कि ये लाल किला, आज भी भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये कोई सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसी लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सा ब्लूप्रिंट था, वो कौन सा फॉर्मूला था जिसके दम पर एक ही डायनेस्टी ने इतने बड़े, इतने विविध सबकॉन्टिनेंट पर सदियों तक राज किया। आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, जिसकी शुरुआत हुई थी सैन्य ताकत और अपनी शाही पहचान को बहुत ही सावधानी से गढ़ने से। ये कहानी शुरू होती है पहले मुगल बादशाह बाबर से। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें फरगाना का राजपाट मिला। और फिर आया साल 1526, पानीपत की वो मशहूर लड़ाई, जहां उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और हिंदुस्तान में मुगल राज की नींव रखी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मुगल अपनी विरासत को लेकर बहुत सिलेक्टिव थे। अपनी माँ की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन वो खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान का नाम बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार से जुड़ा था। इसके बजाय उन्हें अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज होने पर गर्व था, क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो उन्होंने खुद को दिल्ली के पुराने विजेताओं का वारिस बताया। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। तो ठीक है, साम्राज्य तो जीत लिया, लेकिन अब इसे चलाना कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है उनकी शाही प्रशासनिक मशीन की। इसे आप उनके साम्राज्य का हार्डवेयर भी कह सकते हैं। इस पूरी मशीन का जो सबसे जरूरी पुर्जा था, वो था मनसबदार। अब यह मनसबदार क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की रैंकिंग या ग्रेडिंग सिस्टम था। इस सिस्टम से ही तय होता था कि मुगल दरबार में किसी भी बड़े ऑफिसर का पद क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसे कितनी बड़ी सेना रखनी होगी। तो हर मनसबदार की 2 रैंक होती थीं, जात और सवार। जात से पता चलता था कि दरबार में उस व्यक्ति का रुतबा कितना बड़ा है और उसकी पर्सनल सैलरी कितनी है। मतलब जितना ज्यादा जात का नंबर, उतना बड़ा आदमी। और सवार से पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने हैं। तो जात हो गया पर्सनल रैंक और सवार हो गई मिलिट्री जिम्मेदारी। अच्छा, अब सैलरी की बात। मनसबदारों को कैश सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मनसबदार अपनी जागीर में जाकर रहता नहीं था, वो तो साम्राज्य में कहीं और पोस्टेड होता था और उसके नौकर उसकी तरफ से जागीर का टैक्स वसूलते थे। ये बहुत ही चालाकी से बनाया गया सिस्टम था, ताकि कोई भी मनसबदार एक ही जगह पर ज्यादा ताकतवर ना बन पाए। और अकबर के राज में इस सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाया जाता था। बहुत ध्यान से हिसाब लगाया जाता था कि किसी जागीर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो उस मनसबदार की सैलरी के लगभग बराबर हो। इससे पूरा सिस्टम एकदम स्मूथली, बिना किसी गड़बड़ के चलता था। तो ये तो हो गया साम्राज्य का हार्डवेयर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। लेकिन किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, है ना? तो अब बात करते हैं उस विचारधारा की जिससे मुगलों ने इतने अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़े रखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजपूतों के साथ उनकी पॉलिसी। देखिए, जो राजा उनकी बात नहीं मानता था, उसके खिलाफ सेना भेजी जाती थी। लेकिन लड़ाई जीतने के बाद भी हारे हुए राजा के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। उन्हें उनकी जमीनें, उनकी जागीरें वापस दे दी जाती थीं। इतना ही नहीं, कई राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवारों में की और बदले में उन्हें साम्राज्य में बड़े बड़े पद मिले। ये एक तरह का गठबंधन था। अब अकबर की इन सारी नीतियों के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग था, उनके दरबारी इतिहासकार और दोस्त अबुल फजल का। उन्होंने ही अकबरनामा में अकबर के पूरे विजन को लिखा और समझाया। और इसी सोच से निकला सुलह कुल का सिद्धांत। इसका मतलब था सार्वभौमिक शांति या यूनिवर्सल पीस। आइडिया यह था कि साम्राज्य को किसी एक धर्म के कानून से नहीं, बल्कि ऐसे नैतिक सिद्धांतों से चलाया जाए जो सब पर लागू हों, जैसे ईमानदारी, न्याय और शांति। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस धर्म या जाति का है। तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, है ना? एक जबरदस्त हार्डवेयर, एक कमाल का सॉफ्टवेयर। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम साम्राज्य के उस दौर में चलेंगे जब इस मजबूत नींव में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। औरंगजेब के समय तक आते आते
सिस्टम पर प्रेशर बहुत बढ़ गया था। पहली बड़ी प्रॉब्लम आई इकोनॉमी में। जो जागीरें दी जा रही थीं, उनसे असल में उतना रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था जितना कागजों पर लिखा था। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, बड़े बड़े मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अकबर के समय में 5000 जात वाले सिर्फ 29 मनसबदार थे, लेकिन औरंगजेब के समय तक ये गिनती बढ़कर 79 हो गई, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। अब जब मनसबदार इतने बढ़ गए तो जाहिर है जागीरों की कमी हो गई। अब बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी जागीर पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, और जब उन्हें आखिरकार कोई जागीर मिलती तो उनकी कोशिश होती थी कि कम से कम समय में उससे ज़्यादा पैसा निचोड़ लिया जाए। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? आम किसानों पर। किसानों पर जब ये बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? विद्रोह। जगह जगह किसान और छोटे मोटे जमींदार मुगल सत्ता के खिलाफ खड़े होने लगे। कितनी अजीब बात है ना? जिस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन ने इस साम्राज्य को इतना मजबूत बनाया था, अब वही इसके टूटने की वजह बन रही थी। तो मुगलों का ये जो ब्लूप्रिंट था, इसमें कोई शक नहीं कि वो इंपीरियल डिजाइन का एक मास्टरपीस था। उसने लगभग 200 सालों तक इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज को एक साथ बांधे रखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े और जटिल सिस्टम का आखिर में टूटना तय ही था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सत्ता की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब भी हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े सम्राट, आलिशान किले, सल्तनतें, है ना? लेकिन सिंहासन के उस चमक दमक से परे भी एक दुनिया थी जहां दूसरे समाज फल फूल रहे थे। चलिए आज उन्हीं अनदेखी दुनियाओं की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मैदानों पर मुगलों और सुल्तानों का राज चल रहा था, तब भारत के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कौन बसता था? आखिर उनकी दुनिया कैसी थी? ये थे जनजातीय समाज, और हाँ, इनको पिछड़ा हुआ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये बेहद शक्तिशाली समुदाय थे जिनके अपने नियम थे, अपनी संस्कृति थी और अपना एक शानदार इतिहास था जो उन्होंने खुद गढ़ा था। तो आखिर वो क्या चीज थी जो इन समाजों को बाकी दुनिया से, मतलब मुख्य धारा से, इतना अलग बनाती थी? देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ था वर्ण आधारित समाज, जहां ब्राह्मणों के बनाए नियम कानून चलते थे और एक पक्की ऊंच नीच की व्यवस्था थी। और दूसरी तरफ थे ये जनजातीय समाज, यहां रिश्ते नातेदारी ही सब कुछ थे और व्यवस्था ज्यादातर बराबरी पर आधारित थी। तो फिर इन समुदायों की रोज की जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं उनकी इस अनूठी दुनिया को। सोचिए, इनकी दुनिया प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई थी। इन्होंने अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति को हर कीमत पर बचा कर रखा। जमीन और जंगल किसी एक की जायदाद नहीं थे, नहीं, बल्कि पूरे कबीले की साझी विरासत थे। और उनका इतिहास, वो किसी किताब में नहीं लिखा गया, वो तो कहानियों में, गीतों में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहा। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटे मोटे बिखरे हुए कबीले थे, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम इस नक्शे पर देख सकते हैं, पंजाब के गखरों से लेकर पूर्वोत्तर के नागा और अहोमों तक इन जनजातीय समूहों का भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर दबदबा था। अच्छा, जनजातियों के अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प समूह था, खाना बदोशों का। ये लोग जो हमेशा सफर में रहते थे, और पता है, ये मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था की जान थे, एक तरह की लाइफलाइन। और इन खाना बदोशों में सबसे मशहूर कौन थे? बंजारे। ये उस दौर के सबसे बड़े, सबसे अहम व्यापारी खाना बदोश थे। आप इन्हें उस जमाने की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। इनका काम था गांव से अनाज उठाना और उसे सीधे शहरों के बाजारों तक पहुंचाना। इनका काम कितने बड़े पैमाने पर होता था, इसका अंदाजा हमें एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी के शब्दों से मिलता है। 17वीं सदी में उन्होंने लिखा कि उनकी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई। जानते हैं टांडा क्या होता है? एक कारवां। और उस एक कारवां में 14,000 बैल थे, 14,000। जरा सोचकर देखिए क्या नजारा रहा होगा वो। बंजारे इतने जरूरी थे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बड़े बड़े मुगल बादशाह तक सब अपनी फौजों के लिए अनाज ढुलाई का काम इन्हीं से करवाते थे। जब भी कोई मुगल सेना किसी लंबे मिशन पर निकलती थी तो लाखों बैलों पर रसद लादकर ये बंजारे ही फौज के साथ साथ चलते थे। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, कुछ जनजातीय समाजों ने धीरे धीरे खुद को इकट्ठा करना शुरू किया और वो शक्तिशाली राज्यों में बदल गए
और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गोंड साम्राज्य। गोंड लोग एक बहुत बड़े घने जंगली इलाके में रहते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता था। इसका मतलब ही था गोंडों का देश। लेकिन समय के साथ ये सिर्फ एक कबीला नहीं रहे, बल्कि एक ताकतवर साम्राज्य बन गए। और उनका प्रशासन का तरीका कमाल का था। देखिए, उन्होंने पूरे राज्य को गढ़ में बांटा हुआ था। हर गढ़ पर एक खास गोंड कबीले का कंट्रोल था। फिर हर गढ़ को 84 गांवों की यूनिट में बांटा, जिसे 84 कहते थे। और फिर 84 को भी 12-12 गांवों की और छोटी यूनिट्स में, जिन्हें बरहोद कहा जाता था। ये सिस्टम ही बताता है कि वो एक कबीले से एक कितने ऑर्गेनाइज्ड राज्य बन चुके थे। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में लिखा है कि सिर्फ गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। 70,000! ये नंबर ही उनके साम्राज्य के आकार और उनकी ताकत बताने के लिए काफी है। और इस महान साम्राज्य की कमान संभाली एक महान रानी ने, रानी दुर्गावती। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने न सिर्फ राजपाट संभाला, बल्कि 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में आई मुगल सेना का डटकर सामना किया। उन्होंने हार मानकर झुकने से बेहतर लड़ते हुए जान देना चुना। एक सच्ची वीरांगना। गोंडों की तरह ही एक और जनजाति थी जिसने एक बहुत विशाल और ताकतवर राज्य बनाया, और ये थे अहोम। अहोम लोग 13वीं सदी में आज के म्यांमार से आए और ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए, और यहाँ उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जो लगभग 600 सालों तक चला। 600 साल! ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ के पुराने जमींदारों, जिन्हें भुइया कहते थे, उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर उन्होंने पाइक नाम का एक सिस्टम लागू किया। इसमें हर गांव को बारी बारी से राजा के लिए सैनिक या मजदूर भेजने पड़ते थे। ये एक तरह से अनिवार्य सेवा थी। और इसी सिस्टम के दम पर उन्होंने बड़े बड़े बांध बना लिए और एक बहुत ही शक्तिशाली सेना भी खड़ी कर ली। उनकी मिलिट्री पावर का लोहा तो सबने माना, खासतौर पे 1671 में। इस साल उन्होंने मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना को बुरी तरह हराया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अहोम सिर्फ एक छोटी मोटी ताकत नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्य को भी टक्कर दे सकते थे। तो ये जो टाइमलाइन है, ये हमें एक पूरी कहानी दिखाती है। 13वीं सदी में अहोमों के आने से लेकर 17वीं सदी में मुगलों पर उनकी उस जबरदस्त जीत तक, ये इन समाजों के बनने, उनके संघर्ष करने और उनके बदलने का एक पूरा सफर है। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि ये जनजातीय समाज इतिहास के पन्नों में कहीं खोए हुए नहीं थे। नहीं, गोंड और अहोम जैसे राज्यों ने तो ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ अपनी अनोखी संस्कृति को बचा सकते थे, बल्कि बड़े बड़े राज्य बनाकर इस उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख भी मोड़ सकते थे। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि महलों और किलों की इन जानी पहचानी कहानियों से परे इतिहास की गहराइयों में और कितनी ऐसी अनसुनी अनदेखी दास्तानें दबी हुई हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्या हो अगर भगवान से रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ और रस्मों का ना होकर एक गहरे निजी प्रेम का बन जाए। चलिए आज भारत के इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब भक्ति और सूफी आंदोलनों की एक जबरदस्त लहर ने आस्था को मंदिरों मस्जिदों के सख्त नियमों से बाहर निकालकर हर आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब भगवान तक पहुंचने का रास्ता बड़े बड़े यज्ञों और बहुत ही मुश्किल पूजा पाठ से होकर गुजरता था। शिव, विष्णु, दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं की पूजा तो हो रही थी, लेकिन पूजा का ये तरीका अक्सर इतने नियमों में बंधा होता था कि आम इंसान को लगता था कि वो तो इससे कहीं बाहर ही है, कटा हुआ है। और पता है, यही वो सवाल था जो इन आंदोलनों की जड़ में था। ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने धर्म को पुजारियों के कंट्रोल और संस्कृत के भारी भरकम ग्रंथों से आजाद कराकर हर किसी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम दक्षिण भारत में भक्ति की पहली चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे सूफीवाद के साथ इसका संगम हुआ, और उत्तर भारत के महान संतों के विचारों से होते हुए आखिर में हम इसकी आज तक की विरासत को समझेंगे। तो इस आध्यात्मिक क्रांति की आग सबसे पहले जली दक्षिण भारत में। आइए देखते हैं कि ये ज्वाला आखिर कैसे और कहां से भड़की। 7वीं से 9वीं सदी के बीच का समय दक्षिण भारत का यही इलाका नए विचारों का, एक नई सोच का केंद्र बन गया था, और यहीं से भक्ति की वो आवाजें उठीं जो आगे चलकर पूरे देश में गूंजने वाली थीं। इन आंदोलनों के हीरो थे नैनार और अलवार संत,
और ये सिर्फ कोई कवि नहीं थे, बल्कि एक तरह से सोशल रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी दीवार यानी जाति व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि भाई भगवान के लिए सब बराबर हैं। संस्कृत को छोड़कर उन्होंने तमिल जैसी आम बोलचाल की भाषा में गीत बनाए जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गए, और बस भक्ति की लहर गांव-गांव तक फैल गई। अब देखिए, कोई भी लहर जब उठती है ना, तो उसे टिके रहने के लिए एक मजबूत जमीन की जरूरत होती है। भक्ति की इस लहर को ये जमीन दी उस समय के महान दार्शनिकों ने, जिन्होंने इसके लिए एक ठोस सोच तैयार की। और यहीं पर हमें दो महान चिंतकों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बहस देखने को मिलती है। एक तरफ थे शंकर और दूसरी तरफ रामानुज। दोनों ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता रहे थे, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। शंकर के लिए ज्ञान ही सब कुछ था, तो रामानुज के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा सच थी। तो शंकर का अद्वैत दर्शन क्या कहता था? वो कहते थे कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ना, ये असल में एक सपने जैसी है, एक इल्यूजन, जिसे माया कहा गया। मोक्ष पाने का रास्ता है इस ज्ञान को समझना कि हमारा जो अलग मैं है वो भी इसी माया का हिस्सा है, और असली सच्चाई तो बस एक ही है, ब्रह्म। लेकिन फिर आए रामानुज और उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने भक्ति आंदोलन में जैसे एक नई जान फूंक दी। उन्होंने कहा कि आत्मा भगवान से मिलने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। उनके लिए भगवान के लिए गहरा प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का सबसे सीधा और सरल रास्ता था। इस विचार ने लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी। और इसी सोच को कर्नाटक में बसवन्ना ने और भी आगे बढ़ाया। जरा उनकी ये बात सुनिए। अमीर लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब क्या करूं? मेरे पैर ही खंबे हैं, मेरा शरीर ही मंदिर है और मेरा सिर सोने का गुंबद है। मतलब ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये तो मंदिर और पुजारियों की पूरी व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। अब जिस वक्त ये सब हो रहा था, भारत की जमीन पर एक और कह सकते हैं प्रेम की नदी बहनी शुरू हुई। ये थी इस्लाम के अंदर से निकली सूफीवाद की धारा, जो भगवान से प्रेम के रिश्ते पर उतना ही जोर देती थी जितना कि भक्ति संत। सूफियों का मानना बड़ा सीधा था कि खुदा नियमों से नहीं बल्कि सच्चे इश्क से मिलता है। उन्होंने पूजा पाठ के बाहरी तरीकों को मानने से इनकार कर दिया और भगवान को अपने महबूब की तरह देखा, जिसे पाने के लिए वो संगीत, शायरी और यहाँ तक कि नाचने का भी सहारा लेते थे। तो भगवान के साथ एक हो जाने का उनका रास्ता कैसा था? इसमें कुछ खास पड़ाव थे। जिक्र यानी भगवान के नाम को लगातार याद करना, समा यानी संगीत में पूरी तरह डूब जाना, रक्स यानी एक ऐसा नाच जिसमें दुनिया की कोई सुध-बुध न रहे, और चिंतन यानी गहरे ध्यान में उतर जाना। ये सब उनके लिए इबादत का ही एक रूप था। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए, सूफीवाद और भक्ति में कितनी जबरदस्त समानता थी। दोनों का मैसेज एक ही था, बाहरी दिखावा छोड़ो और भगवान के साथ एक निजी प्रेम का रिश्ता बनाओ। और यही वो कॉमन ग्राउंड था जहां भारत में इन दो महान धाराओं का संगम हुआ। तो चलिए अब कहानी को उत्तर भारत की तरफ ले चलते हैं। 13वीं सदी के बाद ये इलाका इन सभी विचारों के लिए एक मेल्टिंग पॉट जैसा बन गया। यहाँ भक्ति, सूफीवाद और नाथपंथियों जैसी कई धाराएं एक दूसरे से मिल रही थीं और एक नई शक्ल ले रही थीं। और इस नए दौर की शायद सबसे बुलंद, सबसे बेबाक आवाज अगर कोई थी तो वो थी कबीर की। बनारस के एक साधारण जुलाहा परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनके विचार किसी भी दायरे में बंद कर नहीं रहे। कबीर की बस एक ये बात सुन लीजिए, इसमें उनका पूरा दर्शन समाया हुआ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो हर इंसान की हर सांस में बसा है। मतलब सोचिए, कबीर की बातें उस जमाने के हिसाब से कितनी रैडिकल थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बाहरी दिखावे का मजाक उड़ाया। उन्होंने पुरोहितों के दबदबे और जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, भगवान एक है, उसका कोई रूप नहीं है और उसे सिर्फ सच्ची भक्ति से पाया जा सकता है। कबीर की ही तरह लगभग उसी समय पंजाब की जमीन से एक और महान आवाज उठी, गुरु नानक की। उनका संदेश भी एकदम साफ था, ईश्वर एक है और उसकी नज़र में सारे इंसान बराबर हैं, फिर चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी क्यों ना हो। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, एक ऐसी रसोई जहां हर जाति और धर्म के लोग, अमीर हो या गरीब, सब एक साथ एक लाइन में बैठकर खाना खाते हैं। ये बराबरी के उनके संदेश का सबसे जीता जागता सबूत था।
तो सवाल ये उठता है कि सदियों पहले शुरू हुए इन आंदोलनों का आज क्या मतलब है? क्या इनकी आवाज आज भी हमारे बीच है? बिल्कुल है। इन संतों की आवाज, उनकी वाणी आज भी हमारे कानों में गूंजती है। कभी गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र शब्दों में, तो कभी उन भजनों, कीर्तनों और कव्वालियों की धुनों में जो आज भी करोड़ों दिलों को सुकून देती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के दौर में जब दुनिया अक्सर धर्म और पहचान की दीवारों में बंटी हुई दिखती है, तो क्या इन संतों से कुछ सीखा जा सकता है? क्या प्रेम और बराबरी का उनका संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा मायने नहीं रखता? जब हम बंगाली या तमिल जैसी किसी भी क्षेत्रीय पहचान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि ये तो हमेशा से ऐसी ही थी, सदियों पुरानी। पर असल कहानी कुछ और ही है। असल में हर क्षेत्रीय पहचान एक लंबी और बहुत ही दिलचस्प विकास प्रक्रिया का नतीजा है। चलिए एक सवाल से इस बात को समझते हैं। क्या जो संस्कृति आज राजस्थानी कहलाती है वो हमेशा से मौजूद थी या उसे समय के साथ गढ़ा गया है? और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। कोई भी क्षेत्रीय संस्कृति पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हमेशा बदलती रहती हैं, सदियों से अलग अलग परंपराओं के मेलजोल और विकास की प्रक्रिया से बनती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर किसी भी क्षेत्रीय संस्कृति की जो पहली पहचान होती है वो उसकी भाषा से बनती है। आइए देखते हैं कैसे। केरल के चेर साम्राज्य का ये उदाहरण देखिए। यहाँ के शासकों ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए संस्कृत की जगह वहाँ की अपनी भाषा मलयालम को चुना और उसे स्थापित किया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये एक तरफा मामला नहीं था। मलयालम का विकास स्थानीय परंपरा और पूरे भारत में फैली संस्कृत की साहित्यिक परंपरा दोनों के मेल से हुआ। लीला तिलकम जैसा ग्रंथ इसी शानदार मिश्रण का सबसे बड़ा सबूत है। पहचान सिर्फ भाषा से नहीं बनती, इसमें शासकों और उस इलाके की धार्मिक मान्यताओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग तरीकों को दिखाती है। एक तरफ एक स्थानीय परंपरा को अपनाकर उसे राज्य का प्रतीक बना देना, और दूसरी तरफ वीरता का एक नया आदर्श गढ़कर एक अलग ही पहचान बनाना। जगन्नाथ की कहानी तो वाकई कमाल की है। सोचिए, एक स्थानीय आदिवासी देवता जिन्हें पहले मुख्यधारा के हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया, और फिर शासकों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। राजा ने तो खुद को भगवान का प्रतिनिधि ही घोषित कर दिया, जिससे उनके शासन को एक दलीय मंजूरी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों ने वीरता के आदर्शों और एक खास आचार संहिता पर अपनी अलग पहचान बनाई, और इस पहचान को कला और कहानियों के जरिए लोगों के बीच पॉपुलर बनाया गया। ये पहचान गढ़ने का एक बिल्कुल अलग रास्ता था। तो हमने देखा कि शासकों ने आदर्श गढ़े, लेकिन ये आदर्श और ये कहानियां आम लोगों तक पहुंची कैसे? इसका जवाब है कला में, खासकर डांस और पेंटिंग में। कथक का सफर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई एक कला मंदिरों से निकलकर सामाजिक आंदोलनों से गुजरती हुई अलग अलग शाही दरबारों से नई नई चीजें सीखती है। ये संस्कृति के लगातार बहते रहने की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं थी। ऐसी एक यात्रा हमें मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला में भी देखने को मिलती है। तो कहानी शुरू होती है मुगल दरबार से, जो उस समय कला का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ चित्रकला की एक बहुत ही रिफाइंड और असरदार शैली डेवलप हुई। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। ये बेहतरीन कलाकार और उनका हुनर देश के अलग अलग हिस्सों में नए दरबारों में फैल गया, और इस सांस्कृतिक फैलाव का नतीजा कला की नई अनोखी शैलियों का जन्म हुआ, जो शाही तकनीक और क्षेत्रीय पसंद का एक खूबसूरत संगम थी। ये क्रिएटिविटी का एक नया दौर था। अच्छा, तो अब इन सभी अलग अलग धागों को, यानी भाषा, धर्म और कला को एक साथ काम करते हुए देखने के लिए चलिए एक रीजन पर करीब से नजर डालते हैं, और वो है बंगाल। ये टेबल साफ दिखाती है कि बंगाली भाषा ठीक मलयालम की तरह ही कई धाराओं से मिलकर बनी है। इसमें संस्कृत, फारसी, यूरोपियन और यहाँ तक कि स्थानीय आदिवासी भाषाओं का भी असर दिखता है। यहाँ तक कि वास्तुकला में भी ये मेलजोल साफ दिखाई देता है। आप देखिए कि कैसे एक साधारण सी झोपड़ी की 2 छत वाली डिजाइन एक भव्य मंदिर की बनावट का हिस्सा बन गई। बंगाल का धार्मिक माहौल भी बहुत अनोखा था।
यहाँ पीर की अवधारणा बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें सूफी संतों से लेकर स्थानीय देवी देवता तक सभी शामिल थे। ये औपचारिक धर्म और स्थानीय मान्यताओं का एक अद्भुत मिश्रण था। और आखिर में बात करते हैं खाने की। ये उदाहरण दिखाता है कि संस्कृति स्थानीय माहौल के हिसाब से कैसे ढलती है। बंगाल में मछली आसानी से मिलती थी, इसलिए वो मुख्य भोजन बन गई और इस बदलाव को धार्मिक ग्रंथों में भी जगह दी गई। तो ये सारे उदाहरण हमें एक ही कहानी बताते हैं। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि सांस्कृतिक इलाके कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं, वे हमेशा से ही बदलते रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है, संस्कृति किसी एक जगह की छोटी परंपराओं और बाहर से आए विचारों की बड़ी परंपराओं के बीच लगातार बातचीत का नतीजा है। ये अकेले में नहीं, बल्कि मेलजोल से ही बनती और बिगड़ती है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर संस्कृति हमेशा से बनती और बदलती आई है, तो आज हमारे समय में हमारे चारों ओर कौन से नए सांस्कृतिक संगम हो रहे हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। नमस्कार। कभी सोचा है, एक इतना विशाल, इतना मजबूत साम्राज्य जो सदियों से टिका हुआ था, वो आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे सकता है? आज हम सफर करेंगे 18वीं सदी के भारत का, एक ऐसा दौर जब इस उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1700 के आसपास। इस वक्त मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। इसका दबदबा लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर लगता था कि इसे कोई हिला नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा साम्राज्य 100 साल के अंदर ही बिखर कर रह गया? ये कहानी है पतन की और फिर से उठ खड़े होने की। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम देखेंगे कि साम्राज्य में पहली दरारें कैसे पड़ी, फिर वो पूरी तरह बिखरा कैसे, और उसके बाद वो कौन सी नई ताकतें थीं जिन्होंने भारत का एक नया पॉलिटिकल मैप तैयार किया। देखिए, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात नहीं गिरता। इसकी जड़ें असल में बहुत पहले से ही कमजोर होने लगी थीं। इसकी शुरुआत हुई औरंगजेब की मौत के बाद। उनके बाद जो बादशाह आए वो उतने काबिल नहीं थे और दरबारी साजिशों में ही उलझे रहे। उधर दक्कन में सालों चली लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। इसका नतीजा, जो प्रांतों के सूबेदार थे, जो अमीर और ताकतवर थे, उन्होंने दिल्ली के हुक्म मानने बंद कर दिए। और इन सब के ऊपर भारी टैक्स के बोझ तले दबे किसान और जमींदार भी बगावत कर रहे थे। मतलब साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो रहा था। अब हम उस दौर में चलते हैं जब साम्राज्य के टूटने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। अंदर की परेशानियां तो थी ही, ऊपर से बाहर से ऐसे हमले हुए जिन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उस जमाने के एक लेखक की ये बात साम्राज्य की आर्थिक बदहाली की पूरी तस्वीर दिखा देती है। हालत ये हो गई थी कि प्रशासन इतना कमजोर हो चुका था कि वो किसानों से लगान तक वसूल नहीं कर पा रहा था। एक तरह से कहें तो साम्राज्य दिवालिया हो चुका था। ये टाइमलाइन इस पतन की कहानी को साफ दिखाती है। 1707 में औरंगजेब की मौत एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन असली चोट लगी 1739 में, जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने तो मुगल सत्ता की कमर ही तोड़कर रख दी। नादिर शाह का हमला किसी बुरे सपने जैसा था। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम किया और उसे बेरहमी से लूटा। अंदाजा लगाइए, वो यहाँ से 60 लाख रुपए कैश, हजारों सोने के सिक्के और कोहे-नूर हीरे जैसी अनगिनत बेशकीमती चीजें ले गया। इस लूट ने मुगल साम्राज्य को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सांकेतिक रूप से भी इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। तो जब दिल्ली में सत्ता का एक वैक्यूम बन गया, तो इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आया? सबसे पहले मैदान में उतरे राजपूत राज्य। जैसे ही जोधपुर और आमेर के राजपूत शासकों ने देखा कि दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही है, उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गुजरात और मालवा जैसे अमीर सूबों की सूबेदारी हासिल की और धीरे धीरे अपने वतन यानी अपने घरेलू इलाकों पर पूरा कंट्रोल करके आज़ाद होने का दावा कर दिया। लेकिन मुगलों के लिए सबसे बड़ी और सीधी चुनौती बनकर उभरे मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति की जो नींव रखी थी, उनकी मौत के बाद पेशवाओं
यानी कि प्रधानमंत्रियों ने उस नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो बहुत तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे थे। एक तरह से कहें तो वो मुगल साम्राज्य के खंडरों पर अपना नया साम्राज्य बना रहे थे। अच्छा, मराठों के इस तेज विस्तार का राज क्या था? उनका अनोखा टैक्स सिस्टम। वो 2 तरह के टैक्स वसूलते थे। एक था चौथ, जो जमीन के रेवेन्यू का 25% होता था। ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरा था सरदेशमुखी, जो ये जताने के लिए था कि इस इलाके के असल मुखिया वो हैं। इन्हीं टैक्सों से मिले पैसे ने उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को फ्यूल किया। अब बात करते हैं उन नए राज्यों की जो सीधे सीधे मुगल सत्ता के खिलाफ बगावत से पैदा हुए थे। सिखों ने खुद को एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित किया। खासतौर पर 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा की स्थापना के बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष छेड़ा। 18वीं सदी तक उन्होंने खुद को मिस्ल कहे जाने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लिया और आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। ठीक इसी तरह दिल्ली और आगरा के बीच के स्ट्रेटेजिक इलाके में जाटों ने अपनी ताकत बढ़ाई। सूरजमल जैसे काबिल नेताओं की लीडरशिप में उन्होंने भरतपुर का एक मजबूत राज्य बनाया, जो मुगल सत्ता के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहा। तो कुल मिलाके हमने देखा कि 18वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव आया। ये 2 नक्शे पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देते हैं। बाईं तरफ 1700 का नक्शा है जिसमें एक सेंट्रल पावर दिखती है, और दाईं तरफ 18वीं सदी के मध्य का नक्शा है जो कई छोटे बड़े आज़ाद राज्यों में बटा हुआ है। ये द ग्रेट फ्रैक्चर है, केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह बिखर जाना। इस बिखराव ने आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब कोई एक बड़ी ताकत नहीं बची तो इस खालीपन को कौन भरेगा? ये हालात एक नई शक्ति के आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, एक ऐसी ताकत जो जल्द ही इस उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और वो थीं यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें।